नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश सिपाही कांस्टेबल अध्यायवार सॉल्व्ड पेपर्स। दोस्तों, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था एनोलॉजी के प्रश्न देखे थे, और लेक्चर नंबर 2 में दोस्तों हमने हिंदी के क्वेश्चन देखे थे, ठीक है ना। हिंदी के हमने कम से कम 50 से 50 क्वेश्चन देखे थे हिंदी के, ठीक है ना। दोस्तों, अब आइए इसमें हम लेक्चर नंबर 3 में सामान्य ज्ञान के यानी जो सामान्य विज्ञान है, ठीक है, तो इसके क्वेश्चन हम देखेंगे। तो दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। बस बने रहिएगा लेक्चर के साथ और पूरा जरूर देखेगा, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों रहेंगे विज्ञान के, ठीक है ना, जो पूछे गए दोस्तों पुलिस कांस्टेबल में, और फ्रेंड्स पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स सामान्य विज्ञान, ठीक है ना। आइए भौतिक विज्ञान पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या दिया है। दोस्तों दिया है कि कणों की तरंग प्रकृति प्रकृति जो है किसने स्थापित की, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, डी ब्रोगली ने। कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की, डी ब्रोगली। और फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं पूरा एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ठीक है। इसको हम पढ़ लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आएंगे। तो कणों की तरंग प्रकृति की परिकल्पना डी ब्रोगली द्वारा स्थापित की गई है, जिसे डी ब्रोगली सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थों में तरंगों जैसी प्रवृत्ति होती है, और उनकी तरंग दैर्ध्य उनकी आवेग के व्युत्क्रमानुपाती तथा आवृत्ति उसकी गतिज ऊर्जा के समानुपाती होती है। अन्य शब्दों में इलेक्ट्रॉन तरंग की भांति व्यवहार करता है और इसकी तरंग दैर्ध्य को गतिज ऊर्जा से नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन याद रखिएगा कि कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की थी, डी ब्रोगली ने, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी करेक्ट है, टेस्ला, ठीक है ना। देखिए चुंबकीय चालक घनत्व का मात्रक टेस्ला, प्रतीक कहता है कैपिटल टी है, ठीक है ना। अर्गसीजियस पद्धति के अंतर्गत ऊर्जा का मात्रक है, न्यूटन बल का मात्रक है, ठीक है ना। 1 किलोग्राम के पिंड को 1 मीटर प्रति सेकंड गति से त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा को 1 न्यूटन कहा जाता है। वेबर दोस्तों, वेबर चुंबकीय फ्लक्स का एसआई पद्धति में जो है मात्रक है, और 1 टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर प्रति वर्ग मीटर। तो फ्रेंड्स एक एक पॉइंट यहाँ पे आप याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एम्पियर मात्रक है किसका है दोस्तों। तो ऑप्शन डी विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसका मात्रक एम्पियर है। 1 कूलाम प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित विद्युत आवेश को 1 एम्पियर धारा कहेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों द्रवों का घनत्व जो है किससे मापते हैं, ऑप्शन डी पिकनोमीटर, ठीक है ना। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए, यहाँ पर दिया है एनीमोमीटर से हम क्या मापते हैं, वायु का वेग। यूडियोमीटर से गैस के मिश्रण का आयतन परिवर्तन। पिकनोमीटर से द्रव घनत्व, और बेवामीटर से दोस्तों मिट्टी का यांत्रिक गुण मापते हैं। तो फ्रेंड्स याद देखिए, पूछा भी गया है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 28 जनवरी 2019 में पूछा गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्या लिखा है कि शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा है। दोस्तों आप इसको याद रखिएगा, शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा है ऑप्शन बी m1l2t-3, ठीक है ना। m1l2t-3 यहाँ पर देख सकते हैं फार्मूला भी है, शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है, और कार्य को हम लिख सकते हैं बल गुणे विस्थापन, और समय को समय। तो यहाँ पर हम यहाँ पर mlt-2 बल का होता है, विमीय सूत्र mlt-2, और विस्थापन का यल होता है, और अपान में टी हो जाएगा, तो ml2 या m1l2t-3 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है। दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट है, बेलनाकार लेंस। फ्रेंड्स इसको पढ़ लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आँख के कार्निया में लेंस के अनियमित आकार से दृष्टि वैषम्य उत्पन्न होता है। यह दोष नेत्र में क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर वक्रता के में अंतर या आ जाने के कारण उत्पन्न होता है। इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है, परंतु ऊर्ध्व दिशा में नहीं देख पाता है, या फिर नेत्र ऊर्ध्व दिशा में ठीक देख पाता है परंतु क्षैतिज दिशा में नहीं देख पाता है। इसको दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रैंक व्हीटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी जेट इंजन का आविष्कार किया गया है। किसके द्वारा, फ्रैंक व्हीटल के द्वारा। फ्रेंड्स यहाँ पर पढ़ लीजिए, जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक व्हीटल ने किया था। जेट इंजन रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन आस पास की वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करता है। आधुनिक विमानों में जेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सक द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, बाइफोकल दर्पण, या फिर सादा दर्पण। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन ए, ठीक है ना।
दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दांत के चिकित्सकों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मोटर गाड़ियों की हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जबकि उत्तल दर्पण मोटर गाड़ियों की साइड में लगे होते हैं। इसकी सहायता से गाड़ी का ड्राइवर अपने पीछे की गाड़ियों को देख सकता है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र यह प्रस्तुत किया था। किसने किया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है, सर सीवी रमन। दोस्तों पढ़ लीजिए इसको। सर सीवी रमन ने 1921 ईस्वी में लंदन के रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर आधारित अपनी शोध पत्र प्रस्तुत किया था। ध्वनि के कंपन और कार्यों पर भी इन्होंने अल्प समय तक कार्य किया था। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें 1930 में, फ्रेंड्स ये याद रखिएगा, 1930 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था सर सीवी रमन को। इनकी इसी खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, 28 फरवरी को सर सीवी रमन के उपलक्ष्य में जो है विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट है, दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। यह एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है दोस्तों? 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या किया है, क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? तो ऑप्शन सी विक्रम साराभाई। दोस्तों डॉक्टर विक्रम साराभाई भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। उन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थान दिलाया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सृजनशील वैज्ञानिक, सफल और दूरदर्शी उद्योगपति, उच्च कोटि के प्रवर्तक, महान संस्था निर्माता, उत्कृष्ट शिक्षाविद तथा कला पारखी थे। इन्हें विज्ञान और अभियांत्रिकी में 1966 में पद्म भूषण प्रदान किया गया था। याद रखिए दोस्तों, डॉक्टर विक्रम साराभाई को 1966 में पद्म भूषण प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? दोस्तों आप जानते होंगे कि जो है जल का क्वथनांक डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन फ़ारेनहाइट में कितना होता है दोस्तों? तो ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल हो रहा है बी, सही होगा। फ्रेंड्स देख लीजिए ऑप्शन बी, जल का क्वथनांक सेंटीग्रेड में देखिए 99.947 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यानी कि 100 होता है लगभग में। केल्विन में 373.127 केल्विन होता है। फ़ारेनहाइट में 211.95, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा तीनों, ठीक है। फ्रेंड्स डैश का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, एनीमोमीटर का प्रयोग, ठीक है ना, बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, स्पीडोमीटर से क्या मापते हैं? वाहनों का वेग मापते हैं। लैक्टोमीटर से दोस्तों दूध का विशिष्ट घनत्व मापते हैं। थर्मामीटर से ताप मापते हैं। एनीमोमीटर से पवन का वेग मापते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है दोस्तों कौन सा है? ऑप्शन सी कॉपर। लेकिन दोस्तों अगर चांदी दिया रहेगा, सिल्वर दिया रहेगा तो वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है सिल्वर। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर कॉपर सही हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। सबसे देखिए पहले नंबर पर आता है सिल्वर, दूसरे नंबर पर आता है कॉपर और तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों एल्यूमिनियम, ठीक है। तो याद रखिएगा तीनों लाइन से, ठीक है। आज यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, लोहा, सिलिकॉन, कॉपर तथा सिरामिक में से तांबा विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। चांदी तांबे से अधिक सुचालक होती है, लेकिन अधिक महंगी होने के कारण यह अधिक उपयोग नहीं होती है, ठीक है ना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था। दोस्तों ऑप्शन सी आर्यभट्ट। भारत का पहला प्रथम उपग्रह था आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975, याद रखिएगा दोस्तों, 19 अप्रैल 1975 को भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से कॉस्मास यान द्वारा किया गया था। इसका वजन 360 किलोग्राम था। इस अभियान के 3 प्रमुख लक्ष्य थे: वायु विज्ञान प्रयोग, सौर भौतिकी का प्रयोग तथा एक्स किरण खगोलिकी प्रयोग। दोस्तों एक बार फिर से इसको पढ़ लीजिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 19 अप्रैल 1975 को भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से कॉस्मॉस यान द्वारा किया गया था। इसका वजन 360 किलोग्राम था। इस अभियान के 3 प्रमुख लक्ष्य थे: वायु विज्ञान प्रयोग, सौर भौतिकी का प्रयोग तथा एक्स किरण खगोलिकी प्रयोग, ठीक है ना। अब डेट याद रखिएगा दोस्तों, 19 अप्रैल 1975। क्वेश्चन नंबर 16, ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं? तो ऑप्शन डी डेसिबल कहते हैं। ध्वनि की मापक इकाई डेसिबल है, जबकि कैलोरी जो है उष्मा का मात्रक है तथा न्यूटन बल का मात्रक है। फ़ारेनहाइट ताप मापने का एक स्केल यानी कि पैमाना है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे। दोस्तों, अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन थे? तो आइए देखते हैं राइट आंसर ऑप्शन बी। दोस्तों, अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी डॉक्टर एस.जे. कासिम, सैयद जहूर कासिम थे। ठीक है, ये एक भारतीय समुद्री जीव विज्ञान शास्त्री थे। इन्होंने अंटार्कटिका अन्वेषण के नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत की मदद की तथा 1981 से 1988 के मध्य 7 अन्य अन्वेषण अभियानों को निर्देशित किया। इन्होंने 1991 से 1996 तक योजना आयोग के सदस्य के रूप में कार्य किया। एक प्रोफेसर के रूप में इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अन्नामलाई विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास तथा जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में अपना योगदान दिया। फ्रेंड्स, नाम याद रखिएगा, डॉक्टर एस.जे. कासिम, पूरा नाम सैयद जहूर कासिम। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18। रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए अमोनिया का। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए, प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेटर में वाष्पीकरण द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है। इसमें द्रव के रूप में अमोनिया गैस का प्रयोग होता है तथा तांबे की एक वाष्पक कुंडली में फ्रियान गैस भरा होता है जो वाष्पीकृत होकर रेफ्रिजरेटर में ठंडक उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 19। ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी यह वर्तमान तकनीक है। एलईडी का विस्तारित रूप क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन सी लाइट इमिटिंग डायोड। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा एलईडी का पूरा नाम लाइट इमिटिंग डायोड है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी एक अर्धचालक डायोड होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रकाश उत्सर्जित करता है। एलईडी कई प्रकार की होती हैं। इसमें मिनिएचर, फ्लैशिंग, हाई पावर, अल्फा न्यूमेरिक, बहुवर्णी और ओएलईडी प्रमुख है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। बीएमआई की गणना के लिए सूत्र है। तो फ्रेंड्स, बीएमआई की गणना के लिए सूत्र क्या है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, वजन। ठीक है, वजन किलोग्राम में, वजन प्रति लंबाई का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में। ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा। तो यानी कि देख सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, बीएमआई का फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स, अर्थात शरीर द्रव्यमान सूचकांक। ये इस बात को स्पष्ट करता है कि शरीर का भार उसके लंबाई के अनुपात में ठीक है या नहीं। तो कैसे निकालते हैं बॉडी मास इंडेक्स? वजन यानी कितना वजन है और अपन लंबाई कितना है उसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखिए बीएमआई क्या, देखिए बीएमआई है 18.5। स्थिति सामान्य से अगर कम वजन है दोस्तों तो बीएमआई कितना होगा? 18.5 होगा। अगर सामान्य है तो सामान्य के लिए 18.5 से 24.9 के बीच होगा। अगर सामान्य से अधिक वजन है तो 25 से 29.9 होगा। और दोस्तों अगर 30 से 34.9 के बीच है तो मोटापा है। और अति मोटापा के लिए 35 से 39.4 है। और अगर 40 से अधिक है तो अस्वस्थ मोटापा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अप्रयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए शेल्फ पर बनी रही जब तक उसे हटाया नहीं गया था। यह किस का एक उदाहरण है? ठीक है ना। अप्रयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए शेल्फ पर बनी रही जब तक उसे हटाया नहीं जाता है दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर देखिए, न्यूटन की गति का तृतीय नियम, ये नहीं है। आंशिक रूप से न्यूटन के गति का प्रथम नियम और न्यूटन के गति का तृतीय नियम। ऑप्शन सी न्यूटन की गति का प्रथम नियम या ऑप्शन डी न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन बी सी है, ठीक है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। हाँ, यही करेक्ट है दोस्तों, देख लीजिए। यानी कि न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार कोई स्थिर वस्तु तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। अतः स्पष्ट है कि कोई भी वस्तु कितने भी वर्षों तक वहीं पड़ी रहेगी जब तक उसे हटाया नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों देखिए, मैं दीवार पर मारने के लिए एक गेंद फेंकता हूँ और वह वापस मेरे पास आ जाती है, यह किसका उदाहरण है? तो फ्रेंड्स ये जो है न्यूटन के गति का तृतीय नियम है। ठीक है ना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर, ये पूरा यहाँ पर देख सकते हैं, मैं दीवार पर मारने के लिए गेंद फेंकता हूँ और वह वापस मेरे पास आ जाती है, यह न्यूटन की गति के तृतीय नियम का उदाहरण है। न्यूटन का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। इसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे बंदूक की गोली निकलने पर व्यक्ति को पीछे की तरफ धक्का लगना, नाव से किनारे कूदने पर नाव का पीछे की ओर हटना आदि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं दोस्तों, क्या दिया गया है? परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता या होते हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है फ्रेंड्स, तो परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, परमाणु के केंद्र में एक नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है ना। तो एक नाभिक होता है जिसमें धनावेशित प्रोटॉन व उदासीन न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं, जबकि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन या द्रव्यमान नगण्य होने के कारण परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में ही केंद्रित रहता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, डेसिबल इकाई है। तो दोस्तों डेसिबल किसकी इकाई? ऑप्शन बी ध्वनि की तीव्रता की। इसको पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। ध्वनि की तीव्रता की मापन इकाई डेसिबल है। इसे
डीबी से प्रदर्शित किया जाता है। तो फ्रेंड्स पहले डी जो है स्मॉल होता है और बी कैपिटल होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। मनुष्य के कान 0 डेसिबल से अधिक और 180 डेसिबल तक के शोर का सामना कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिए 0 से 180 डेसिबल, ठीक है ना। सामान्य बातचीत में ध्वनि की तीव्रता 60 डेसिबल तक होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स पूछ सकता है, 60 डेसिबल तक होती है, ठीक है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। फ्रेंड्स क्या दिया है कि प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है ध्वनि का। तो ऑप्शन सी परावर्तन। इसको पढ़ लेते हैं। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का प्रमुख कारण ध्वनि का परावर्तन है। जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी टावर या पहाड़ से टकराकर परिवर्तित होती हैं तो इस परिवर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अभी बहुत क्वेश्चन है तो हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए ये आपके लिए एक आपके लिए सवाल है, इसको आंसर बताइए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 26, सर्वोत्तम विद्युत चालक है। ऑप्शन है लोहा, बी एल्युमिनियम, सी तांबा या डी चांदी। दोस्तों इसका आंसर मैंने जो है आपको मतलब बता दिया है वीडियो में ही, ठीक है ना। तो आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।